हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 6। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पिछले 5 अध्यायों की वीडियो ज़रूर देखिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। अध्याय नंबर 6, पुष्पी पादपों का शरीर। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? उत्तक, उत्तक तंत्र, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर, द्वितीयक वृद्धि। इसमें से आज हम उत्तक और उत्तक तंत्र के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट क्लास में द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर और द्वितीयक वृद्धि के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु प्राणी दोनों में एक रचनात्मक समानता तथा बृहद आकारिकी में भिन्नता देख सकते हैं। क्या कहा है कि आप चाहे बड़े प्राणी हो या पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, उनकी दोनों में ना आप रचनात्मक समानता और बाहर से दिखने वाली आकारिकी में भिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी रचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताएं तथा भिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। क्या कहा है इसमें कि जब हम उनके अंदर की चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो उनकी रचनात्मक और कार्यात्मक संरचनाओं के बारे में हमें बहुत सारी अलग अलग भिन्नताएं और समानताएं देखने को मिलती है। इस अध्याय में हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीरिक कहते हैं। जब हम पौधों की भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं, उनकी कोशिका, उत्तक, उनके जाइलम फ्लोएम के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? शारीरिक। पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। पौधों में आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। कोशिकाएं उत्तकों में और उत्तक अंगों में संगठित होते हैं। कोशिकाएं के समूह क्या बनाएंगे? उत्तक, और उत्तक का समूह क्या बनाएंगे? अंग, और अंग क्या करते हैं? फिर कार्य करते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। क्या कहा है कि पौधों के अलग अलग अंग होते हैं, उनकी भीतरी संरचना में अंतर देखा जाता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। जब हम एंजियोस्पर्म के पादप लेते हैं तो उनके पौधे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के आधार पर भी उनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूल को भी दर्शाती है। आगे हम शुरू करते हैं। उत्तक। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्राय समान होते हैं। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह है या वर्ग है जिनका उद्भव एक ही होता है, मतलब एक से ही विकसित होते हैं और उनके कार्य भी प्राय समान होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के उत्तक होते हैं। पौधों के 2 प्रमुख उत्तक कौन कौन से हैं? वर्ग विभोजित के, जिसे मेरिस्टेम कहेंगे। मेरिस्टेम का क्या मतलब होता है? जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। मेरिस्टेम नाम जहाँ पर भी आ जाए उसको आप याद रखना, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। तथा स्थायी उत्तक, स्थायी मतलब परमानेंट टिश्यू होते हैं। इनके वर्गीकरण का आधार कोशिकाओं का विविक्त होना अथवा न होना है। मतलब उत्तक को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पौधों के कौन कौन से? एक तो वर्ग विभोजित की, विभोजितक मतलब विभाजन, जिसे इंग्लिश में मेरिस्टेम कहते हैं। एक स्थायी उत्तक। वर्ग विभोजित में क्या होगा? कोशिका का विभाजन होगा। स्थायी उत्तक में क्या होगा? कोशिका का विभाजन नहीं होगा, वो परमानेंट हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। मेरिस्टेमी उत्तक, वर्ग विभोजित की या मेरिस्टेमी उत्तक। इसमें क्या होता है? पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। क्या कहा है कि पौधों में वृद्धि कहाँ पर होगी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है। कुछ एक क्षेत्र होते हैं, पौधे को एक जगह बनाई होती है जहाँ पर मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेम उत्तक मिलते हैं। वहाँ पर कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर वृद्धि होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? मेरिस्टेम। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो का क्या मतलब है? विभाजित होना। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं।
कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने की शीर्ष पर होते हैं वह प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। इसमें क्या कहा गया है? मूल क्या होती है? जड़। जो जड़, तना क्या होता है? ये एक पेड़ है, ये तना कहेंगे, और इसके जो भूमिगत भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? मूल। जो जड़ और तने के शीर्ष भाग पर होते हैं उन्हें प्राथमिक उत्तक कहते हैं। प्राथमिक उत्तक क्यों कहेंगे? क्योंकि वो नए बनते हैं, पहले बनते हैं। उन्हें शीर्ष मेरिस्टेम भी कहे जाते हैं क्योंकि सबसे पहले बनते हैं, सबसे आगे आते हैं, और शीर्ष मतलब ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं, तो शीर्ष मेरिस्टेम भी कहेंगे। हम चित्र 6.1 को देखते हैं, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये चित्र दिखाया गया है, एक तो तने का दिखाया गया है, मूल का, और एक प्रोह क्या होता है? तना। तो ये किसका है चित्र है? ये एक मूल है। सबसे पहले क्या दिखा दी गई? ये क्या बना दी? मूल गोप। मूल गोप का क्या कार्य होता है? जब जड़ भूमि में चल रही होती है तो यह उसको मतलब घायल होने से बचाती है, जड़ की इंजरी होने से बचाती है। मूल गोप ये भूमि में उसके चलने में सहायता करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मूल गोप प्रारंभ। मूल गोप किस ऊपर, जस्ट ऊपर क्या होता है? मेरिस्टेम एरिया, जहाँ पर क्या होता है? कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता है, मूल शीर्ष बोलेंगे। इस यहाँ पर सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका का विभाजन होगा तो ये इस इधर जाएगा और ये मूल गोप इधर बढ़ती जाएगी, तो मतलब कोशिका की जो पौधे की मूल है उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। इसके साथ क्या दिखाया गया? वलगुट एवं केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ दिखाया गया है। ये वलकुट एवं केंद्रीय सिलेंडर का प्रारंभ दिखा दिया गया। ये प्रोटोड्रम बन गया, ये वलकुट, ये केंद्रीय सिलेंडर। और ये डायग्राम किसका है? तने का। तने में क्या है? ऊपर की ओर होगा। ये मेरिस्टेम में है, कोशिका विभाजन है, तो यहाँ पर ये कोशिका का विभाजन होगा तो इसकी मूल की लंबाई बढ़ेगी। तने में क्या है? पत्ती आग तक दिखाया गया है। प्रोह शीर्ष और मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम बनेगा। कक्षीय कली, विभेदी वाहिका, उत्तक। आगे पढ़ते हैं हम। मूल शीर्ष मेरिस्टेम मूल की चोटी पर तथा तने की शीर्ष मेरिस्टेम तने की चोटी पर स्थित होते हैं। क्या कहा गया है कि जो मेरिस्टेम एरिया है, जो कोशिका विभाजन वाला एरिया है, वो ज्यादातर ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। शीर्ष मतलब ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। लेकिन हम कई बार ये मेरिस्टेम एरिया कई पौधों में बीच में भी पाया जाता है, जैसे घास में। घास में क्या होता है? ये बीच की पोरियों में प्रेजेंट होता है। अगर कोई जानवर उसको खा लेता है या फिर हम घास को काट लेते हैं तो फिर वहाँ से ये नई फूट निकालने लग जाती है, फिर से ग्रो करने लग जाती है। आगे देखते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्रोह शीर्ष मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है। इन्हें कक्षीय कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कक्ष पर स्थित होती है। इन कलियों से शाखा अथवा फूल बनते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तो उसे अंतर्वैसी मेरिस्टेम कहते हैं। जो मेरिस्टेम स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू के बीच में होता है उन्हें क्या कहेंगे? अंतर्वैसी मेरिस्टेम। मतलब स्थायी ऊतक कौन से होते हैं? जिनमें कोशिका विभाजन का अभाव होता है लेकिन उनके अंदर कुछ मेरिस्टेम एरिया होता है, उन्हें अंतर्वैसी मेरिस्टेम कहेंगे। ये घास में होते हैं जो सहकारियों द्वारा भाग के पुनर्जीवित करते हैं। शीर्ष मेरिस्टेम तथा अंतर्वैसी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है। क्या कहा गया है? जो शीर्ष मेरिस्टेम और अंतर्वैसी मेरिस्टेम है वो दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम है, क्योंकि वे पौधों की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं और प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। क्योंकि ये पौधों के सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले की। आगे देखते हैं। जो मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्रोह के परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं। परिपक्व क्षेत्र कौन से होते हैं? पकने के बाद, मतलब उनमें कोशिका का विभाजन होना बंद हो जाता है। विशेषतः रूप से ये काष्ठीय कक्ष बनाते हैं। क्या बनाएंगे? काष्ठीय कक्ष मतलब काठ में कठोर हो जाते हैं और प्रारंभिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक मेरिस्टेम के ये बाद में उत्पन्न होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्वितीयक या पार्श्वीय मेरिस्टेम्स। प्रारंभिक के बाद में उत्पन्न होंगे तो इसका सिंपल सा नाम होगा, हमें पता है, द्वितीयक या पार्श्वीय मेरिस्टेम कहेंगे। ये सिलिंडराकार मेरिस्टेम होते हैं।
पूलीय केबियम, अंतरापूलीय केबियम तथा कोर केबियम पार्श्वीय केबियम के उदाहरण हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पार्श्वीय द्वितीयक मेरिस्टेम के कौन कौन से उदाहरण होंगे? पूलीय केबियम, अंतरापूलीय केबियम, कोर्क केबियम, पार्श्वीय केबियम के उदाहरण हैं। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। पार्श्वीय द्वितीयक मेरिस्टेम के कौन कौन से उदाहरण होंगे? बोलने का कष्ट जरूर कीजिएगा साथ में। पूलीय केबियम, अंतरापूलीय केबियम, कोर्क केबियम। आगे देखते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती है और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं स्थायी ऊतक बनाती हैं। पौधों की प्रारंभिक काय बनाने के समय शीर्ष मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्रों की त्वचीय ऊतक, व्रणोत्तक, सैवन ऊतक बनते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो मेरिस्टेम एरिया होता है जहाँ पर, वहाँ पर तो कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है। वहाँ पर क्या बनेगा? प्राथमिक एरिया। और जहाँ पर अगर प्राथमिक एरिया के बाद में क्या बनता है? द्वितीयक एरिया। और द्वितीयक एरिया जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें काष्ठीय कक्ष बन जाता है, मतलब कठोरता आने शुरू हो जाती है और वो एरिया परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने के बाद में वो कौन सा ऊतक बनाएगा? स्थायी ऊतक बनाएगा। और स्थायी ऊतक में क्या नहीं होगा? फिर कोशिका विभाजन नहीं होगा। अगर कोशिका विभाजन होता रहा तो फिर वो स्थायी ऊतक में नहीं आएगा, उसमें लेंथ बढ़ती जाएगी और वो कोशिका विभाजन करता रहेगा। सिंपल सी बात है कि स्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होगा। आगे हम देखते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्राय और अधिक विभक्त नहीं होती। हाँ, मतलब या तो उसमें विभाजन होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत ही कम होगा। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। और स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। अब स्थायी ऊतक को कितने भाग में बांट दिया? 2 भाग में। कौन कौन से? एक तो सरल ऊतक और दूसरा कौन सा हो गया? जटिल ऊतक। ये सरल ऊतक हो गया और ये कौन सा हो गया? जटिल ऊतक। सरल ऊतक में क्या होगा कि उनकी कोशिका की रचना और कार्य क्या होंगे? एक समान। सरल ऊतक में क्या होगा? कोशिका की रचना और कार्य क्या होंगे? एक समान। और जटिल ऊतक में क्या होगा? कोशिका के कार्य अलग अलग होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे? जटिल ऊतक। आगे देखते हैं हम। सरल ऊतक। सरल ऊतक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। अब सरल ऊतक के आगे कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में। कितने भागों में कर दिया? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सरल ऊतक कितने भागों में डिवाइड कर दिया? मेरे साथ साथ नाम लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सरल ऊतक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब पहले हम इनके डायग्राम देख लेते हैं, हमें ये फिर पढ़ने में जल्दी आसानी होगी। ये किसका है? ये डायग्राम पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा में क्या होता है? अंतराकोशिकीय स्थान थोड़ा बहुत होता है। क्या होता है? अंतराकोशिकीय स्थान थोड़ा होता है। दूसरा डायग्राम किसका है? कोलेनकाइमा का। इसमें क्या होता है? इसके किनारों पे जो बीतीय किनारे होते हैं, यहाँ पर सेल्यूलोस, हेमिसेल्यूलोस या पैक्टिन का क्या होता है? जमाव होता है, मोटे जमाव होते हैं। और प्रोटोप्लाज्म और रसदानी इसमें प्रेजेंट होती है और ये कोशिका भित्ति है। आगे स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं। इसमें क्या है? गुहिका होगी, मोटी कोशिका भित्ति होगी और इसकी गुहिका में गर्त भी मिलते हैं। अब बढ़ते हम इनको। पेरेनकाइमा अंगों के अंदर मुख्य घटक है। पेरेनकाइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है।
पेरेन्काइमा कोशिका समव्यासी, आइसोडायमेट्रिक मतलब उनका व्यास समान होता है। सम मतलब समान, व्यास मतलब डायमीटर, उनका व्यास समान होगा। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। इनका आकार कैसा होगा? गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। इनकी भित्ति पतली होती है, वे सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी भित्ति कैसी होगी? पतली, और किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये काफ़ी सटी हो सकती है अथवा इनके बीच थोड़ा अंतराकोशिकीय स्थान होता है। हमने डायग्राम में देखा कि इनका अंतराकोशिकीय स्थान थोड़ा होता है। पेरेन्काइमा बहुत से कार्य करते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करने में। पेरेन्काइमा क्या कार्य करने में हेल्प करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करने में। आगे हम देखते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में देखा हमने इनकी भित्तियों पर क्या जमा होते हैं? पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज का जमाव होता है। रसदानी प्रेजेंट होती है इनमें। कोलेनकाइमा द्विबीजपत्री पौधों की बृहद त्वचा के नीचे होते हैं। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज तथा पैक्टिन का जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होंगे। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें भी क्या होती है? कोशिकाएं भित्ति पतली होती है और इनके कोनों पर किसका जमाव होता है? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पैक्टिन का। इसलिए इनके कोने कैसे होंगे? मोटे होंगे। और इनका आकार कैसा होगा? अंडाकार, गोलाकार या बहुकोणीय हो सकता है। इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। इनकी कोशिकाओं में क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट, और भोजन के स्वांगीकरण में हेल्प करते हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। क्या नहीं होता? अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधे की वृद्धि हो रहे भागों जैसे सेसव, तना तथा पत्ती की वृद्धि को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। पेरेन्काइमा किस में हेल्प करवाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, संचय तथा स्त्रावण में। और कोलेनकाइमा किस में हेल्प करवाएंगे? ये जो नए निकल रहे तने या पत्ती की वृद्धि को क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? यांत्रिक सहारा प्रदान। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। पेरेन्काइमा तो प्रकाश संश्लेषण, स्त्रावण और संचय में हेल्प करते हैं, और कोलेनकाइमा नए बन रहे तने या पौधों की पत्तियों की वृद्धि के यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निन होती है। इनकी कैसी होगी? लिग्निन वाली। इनकी कोशिकाओं की भित्ति, उन दोनों की भित्ति कैसी थी? पतली, और इसकी भित्ति कैसी होगी? मोटी तथा लिग्निन होती है। इनकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। क्या पाए जाते हैं इनकी भित्ति पर? गर्त। अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? मृत। स्क्लेरेनकाइमा कैसे होंगे? मृतक, तो इन्हें क्या कहते हैं? दृढ़ोतक। स्क्लेरेनकाइमा मृत होते हैं, इन्हें दृढ़ोतक भी कहते हैं, मतलब दृढ़ उत्तक, कठोर उत्तक। उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। क्या नहीं पाया जाता? प्रोटोप्लास्ट। आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में भिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। ये क्या कहा है इसने? आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में भिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा तंतुमय अथवा स्क्लेरिड हो सकते हैं। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। कैसे होंगे? मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होंगे। ये प्राय पौधे की विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड का आकार गोलाकार, अंडाकार तथा सिलिंडराकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेनकाइमिक कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी गुहिका से संकरी होती है। ये प्राय गिरीदार फलों की भित्ति की कोशिकाओं जैसे फलों जैसे अमरूद, नाशपाती, चिक्कू के गुद्दे,
तथा लेग्यूमों के बीच के आवरण तथा चाय पत्ती में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा भी देते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? नाशपाती, अमरूद, चिक्कू के गुद्दों में और लेग्यूमों के बीज के आवरण तथा चाय पत्ती में पाए जाते हैं और ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। क्या देते हैं? यांत्रिक सहारा। अब हम करते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में देखते हैं क्या कुछ है। जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। क्या होती है? एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी जिनका कार्य कैसा होगा? भिन्न भिन्न। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जटिल ऊतक में एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती है और ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है, मतलब सारी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करेगी। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। जटिल ऊतक के कौन कौन से एग्जाम्पल लेंगे हम? जाइलम तथा फ्लोएम। चित्र देखते हैं हम 6.3। ये किसका एग्जाम्पल है? जाइलम का। इसमें क्या होती है? ट्रैकिड और वहिका। ट्रैकिड को हिंदी में क्या कहेंगे? वहिकाएं। क्या कहेंगे? वहिकाएं। जो ये ट्रैकिड होती है ये पतली मतलब संकरी और ऊपर से बंद होगी। एक तो ये पतली होगी और ऊपर से बंद होगी। वहिका क्या होगी? एक तो मोटी होगी, ये दोनों सिरों पर क्या होगी? खुली होंगी। इन दोनों में ये अंतर है। ट्रैकिड और वहिका में क्या अंतर होगा? ट्रैकिड पतली होगी और दोनों सिरों से बंद होगी और वहिका क्या होगी? मोटी होगी और दोनों सिरों से खुली होंगी। आगे देखते हैं फ्लोएम ऊतक का, देखते हैं डायग्राम। इसमें चालनी छिद्र प्रेजेंट होता है। चालनी नलिका, ये चालनी नलिका बन गई। फ्लोएम प्रेनकाइमा है यहाँ पर और सहचर कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। ये जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक सहवन ऊतक की तरह कार्य करता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जाइलम है वो क्या करता है? याद रखना, जाइलम जय, जय से क्या बनेगा? जल, जय से जल। तो जाइलम क्या करेगा? जल का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जल का आदान प्रदान। और ये जड़ से और खनिज लवण और जल को ग्रहण करेगा और फिर तने तक और तने से पत्तियों शाखाओं तक पहुंचाएगा। मूल क्या होती है? जड़। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए सहवन ऊतक, किसका? सहवन ऊतक की तरह कार्य करता है। यह पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। पौधे के अंगों को क्या देगा? यांत्रिक सहारा भी प्रदान करेगा। ये चार तत्वों वाहिनिकी, जिसे ट्रैकिड बोलते हैं, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम प्रेनकाइमा से मिलकर बना होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जाइलम कौन कौन से चार तत्वों से मिलकर बना है? मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। वाहिनिकी, जिसे ट्रैकिड भी कहते हैं, वाहिका, जाइलम तंतु, जाइलम प्रेनकाइमा। अब वाहिनिकी और वाहिका में क्या अंतर होगा? वाहिनिकी होगी वो दोनों सिरों से बंद होगी और पतली होगी, उसकी संरचना संकरी होगी। और वाहिका दोनों सिरों से खुली होगी और उसकी संरचना मोटी होगी। वाहिनिकी लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। कैसी है? लंबी और नलिकाकार कोशिका। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्ननी होती है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होगी? मोटी होगी और लिग्ननी होगी। और गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। कैसी? मृत होगी और प्रोटोप्लाज्म विहीन, मतलब इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति किस तरह मोटी होती है, जिनकी आकृति भिन्न होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। जो पुष्पी पादप है, जिन पर एंजियोस्पर्म में पादप है, उनकी वाहिनिकी तथा वाहिका क्या होंगे? पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। अब देखते हैं वाहिका। वाहिका लंबी सिलिंडराकार नली है। क्या है? लंबी सिलिंडराकार नली। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है। क्या होंगी? बहुत सी कोशिका होंगी, जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक भित्ति लिग्ननी होती है। उनमें बड़ी केंद्रिक गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है।
ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। इस लाइन को आप स्टार लगा लीजिएगा, अंडरलाइन या हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। वाहिका है वो एंजियोस्पर्म का क्या है, एक प्रमुख गुण है। रिपीट कीजिएगा, वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। आगे देखते हैं जाइलम तंतु। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है। कैसी होती है, मोटी, तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। इसकी केंद्रीय गुहिका कैसी होगी, विलुप्त। ये पटीय अथवा अपटीय हो सकती है। जाइलम प्रेनकाइमा, जाइलम प्रेनकाइमा कैसी होंगी, जाइलम प्रेनकाइमा कोशिकाएं जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है, तथा इनकी भित्ति पतली होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। जाइलम प्रेनकाइमा की भित्ति किससे बनी होगी, सेलुलोज से, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनमें स्टार्च तथा वसा अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी की त्रिज्या 7 पेरेनकाइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है। जाइलम की कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च, वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। किसमें, जाइलम प्रेनकाइमा में। पानी की त्रिज्या 7 पेरेनकाइमा कोशिकाओं के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आदिधारु मतलब प्रोटोजाइलम जो पहले बनता है, तथा मेटाजाइलम सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम, तथा बाद में बनने वाले जाइलम को क्या कहेंगे, मेटाजाइलम। जाइलम 2 प्रकार का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। तना है उसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम है वो तो केंद्र की ओर होगा और मेटाजाइलम परिधि की ओर होगा। इसी प्रकार का जाइलम को मध्यधारु की कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर मतलब तने से उल्टा हो जाएगा, तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बृहा आदिधारुक कहते हैं। तने में तो प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की ओर होगा, याद रखना। तने में पी से तना होगा तो पी से प्रोटोजाइलम, पी से पिथ, याद रखना। और फिर मूल या जड़ में इसका उल्टा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। अब याद रखना, फ्लोएम कहाँ से कैसे स्टार्ट होता है, एफ से। एफ से क्या बनेगा, फूड। तो मतलब फ्लोएम का क्या काम होगा, भोजन को पहुंचाना। और जाइलम का क्या काम होगा, जल का सेवन करना, और फ्लोएम का भोजन को स्थानांतरण करना। फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। जाइलम तो जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता था, और फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से अन्य भागों तक भोजन को पहुंचाएगा। मतलब रिवर्स है एक दूसरे के। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिका, तत्व, सहचर कोशिका, फ्लोएम प्रेनकाइमा तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। क्या क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में क्या क्या होंगे, चालनी नलिका, तत्व, सहचर कोशिकाएं और फ्लोएम प्रेनकाइमा तथा फ्लोएम तंतु प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनो कोशिकाएं होती है। जिम्नोस्पर्म में कौन सी कोशिका होगी, एल्ब्यूमिनो। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह की संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। चालनी नलिका के तत्व लंबे नलिका की तरह संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। इनकी अंतर्भित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, जो चालनी प्लेट बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है। क्या होगी, परिधीय साइटोप्लाज्म और एक बड़ी रसधानी होगी परिपक्व चालनी में। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। किसका भाव होता है, केंद्रक का। परिपक्व चालनी में क्या एब्सेंट होता है, केंद्रक। इस बात को आप स्टार लगा लीजिएगा।
चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्रक नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट प्रेरकामी कोशिकाएं हैं। कैसी है? विशिष्ट प्रेरकामी कोशिकाएं। ये चालनी नली के तत्वों से सटी रहती है। किससे सटी रहती है? चालनी नली के तत्वों से। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है। ये क्षेत्र अनुदैर्घ्य भित्तियों के बीच में होते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट विभव को बनाए रखती है। आगे देखते हैं फ्लोएम प्रेरकाइमा। क्या? फ्लोएम प्रेरकाइमा में लंबी सूंडीय सिलेंडराकार कोशिकाएं होती है जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। फ्लोएम प्रेरकाइमा में क्या होगा? साइटोप्लाज्म और केंद्रक प्रेजेंट होगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। और उसमें गर्त प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गर्त। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा ये वर्ड नाम क्या है? आप इसको हाईलाइट कीजिएगा। प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर होती है जैसे एक कोशिका ये हो गई और एक कोशिका ये हो गई, तो इन दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। फिर से समझिएगा, एक ये कोशिका है, एक ये कोशिका है, तो आपस में इनको जोड़ने का काम कौन करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा। ये बीच की स्ट्रक्चर होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। फ्लोएम प्रेरकाइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लैक्टेक्स, म्यूसिलेज संचित करता है। खाद्य पदार्थ कौन संचित करेगा? फ्लोएम प्रेरकाइमा। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्लोएम प्रेरकाइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लैटेक्स तथा म्यूसिलेज संचित करता है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम प्रेरकाइमा नहीं होते। एक बीजपत्री पौधों में क्या है? फ्लोएम प्रेरकाइमा एब्सेंट है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्लोएम तंतु वास्ट रेशा स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। किससे बने होते हैं वास्ट तंतु? स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन नीट में, टीजीटी, पीजीटी में हर बार आता है। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। मैं हर बार बोलती हूँ एनसीईआरटी का हर एक वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड निकल कर आ ही जाते हैं। फ्लोएम तंतु किससे बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं से। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते। किस में नहीं पाए जाते? प्राथमिक फ्लोएम में। लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ये काफ़ी लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? सुई की तरह। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं। पटसन, सन तथा भांग जैसे पौधों में फ्लोएम तंतु का बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। किसमें? पटसन, सन, भांग जैसे पौधों में। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम बड़ी चालनी होती है और ऐसे को अनुफ्लोएम, मेटाफ्लोएम कहते हैं। मतलब जो पहले फ्लोएम बनेगा उनकी चालनी कैसी होगी? पतली, संकरी होगी। उनको क्या कहेंगे? प्राक या प्रोटोफ्लोएम। और जो बाद में बनेंगे उनकी चालनी कैसी होगी? बड़ी होगी। उनको क्या कहेंगे? अनु या मेटाफ्लोएम। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगा। कल की क्लास हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो ही नहीं हो सकता। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला टारगेट 100 सब्सक्राइबर का है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाइएगा। फिर हम और ज़्यादा अच्छे कंटेंट के साथ क्लासेज बनाएंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ही ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। थैंक यू।